नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। टैक्स चोरी के मामले में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल और अभिनेत्री तापसी पन्नू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। टीएमसी छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी पर पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो उनके दफ्तर का शुद्धिकरण करने पहुंच गए। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 पर बाजी मारी तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट गई। और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे के आधार पर कोरोना के खिलाफ अपने टीके को 81% तक असरदार बताया। टीएमसी छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी पर पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला कि पांडवेश्वर से पार्टी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो बंगाल के दुर्गापुर के उनके दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने उनके दफ्तर का शुद्धिकरण किया। जितेंद्र तिवारी ने रात में बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया और वो नारे लगाते हुए जितेंद्र तिवारी के दुर्गापुर के उस कार्यालय में पहुंच गए जहां वो बैठते थे। उन्होंने वहां जाते ही जितेंद्र तिवारी की नेम प्लेट हटाई और नारे लगाते हुए पूरे दफ्तर को धोया। वहीं आसनसोल में जितेंद्र तिवारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया। वो आसनसोल से मेयर रह चुके हैं और वहां के टीएमसी कार्यकर्ता उनसे बहुत नाराज दिखे। जितेंद्र तिवारी के टीएमसी छोड़ने की अटकलें उस समय तेज हुई थीं जब ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम को उनकी ओर से आसनसोल में विकास के काम से जुड़ी एक चिट्ठी लिखने पर विवाद हुआ था। हालांकि पता चला है कि बाद में उन्हें मना लिया गया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद जितेंद्र तिवारी ने हाथ में कमल पकड़ लिया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध तेज कर दिया। आसनसोल में तो पार्टी कार्यकर्ता गंगा जल लेकर नगर निगम के दफ्तर पहुंचे, जिसे उन्होंने नगर निगम के कार्यालय में छिड़का। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के मेयर रह चुके हैं। यही वजह रही कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए नगर निगम का कार्यालय चुना और बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने वहां गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। सौभाग्य की एक बात यह कि जितेंद्र तिवारी कल तक टीएमसी में थे। वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की नजर में दूध से धुले हुए थे। अब वो बीजेपी में आए तो टीएमसी की नजर में अशुद्ध हो गए। उनके दफ्तर पर कब्जा करके वहां शुद्धिकरण करने वालों की नाराजगी इस बात पर थी कि जितेंद्र तिवारी ने विचारधारा बदल ली। वो भूल गए कि विचार किसी तालाब का ठहरा पानी नहीं होता, वो नदी की तरह लगातार बहता रहता है, बदलता रहता है। सच्चाई यह है कि ठहरा हुआ विचार कभी उदार नहीं होता। किसी एक राजनीतिक विचार की जिद पकड़कर बैठा आदमी रूढ़िवादी कहलाता है, जिसे हम आप कट्टरपंथी कहते हैं। किसी नेता के पार्टी बदलने पर हम लोग भी हैरान होते हैं और तब हम अपनी सोच को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम लोग भी तो चुनावों में कभी इस पार्टी को वोट देते हैं, कभी उस पार्टी को, कभी इस नेता को, कभी उस नेता को। ये हमारे विचारों का बदलाव नहीं होता क्या? हमारा आपका यानी वोटरों का विचार बदले, इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता पूरा जोर लगाते हैं। अजीब राजनीति है कि हम लोग वोट देते समय पार्टी बदलें तो जागरूक वोटर, और नेता पार्टी बदल दे तो वो विचारधारा से भटक गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता कभी बीजेपी नेताओं की रैली के बाद मैदान को गोबर और गंगाजल से शुद्ध कर रहे हैं, कभी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के दफ्तर को शुद्ध करने में जुट जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या है। एक तरफ तो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, जिसमें टीएमसी छोड़कर आने वाले नेताओं के दाग धुल जाते हैं। अब यही काम तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। उन्होंने भी शुद्धिकरण का अभियान चला रखा है। फिर बीजेपी पर आरोप लगाने का मतलब क्या? वैसे जितेंद्र तिवारी ने रातों रात पार्टी नहीं बदली। वो दिसंबर में ही टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे, जिन्हें टीएमसी के बड़े नेताओं ने मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तब भी टीएमसी में अपनी अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। पद छोड़ने के बाद वो टीएमसी में ही बने रहे और इस दौरान उनके खिलाफ बर्धमान, दुर्गापुर और आसनसोल में पोस्टर लगाए गए, उन्हें बेइज्जत किया गया। तब टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं को बुरा नहीं लगा जो अब उनको अशुद्ध बताते फिर रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी का दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। फिर क्या था, प्रदर्शन कर रहे छात्र बैरिकेड ही तोड़ने लगे। पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो ये छात्र धक्का मुक्की पर उतरा। छात्रों ने कुछ पुलिस वालों को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों की यह हरकत देख पुलिस ने भी डंडों से जोर से उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। छात्र तब भी नहीं माने तो पुलिस ने पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। पानी की बौछार इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आकर कुछ छात्र सड़क पर ही गिर पड़े। हालांकि काफी सख्ती बरतने के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे।
हमें अपनी डिग्रियां उनको लौटानी पड़ेंगी कि इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ महज एक कागज है। जवाब में पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे छात्रों पर डंडे भी चलाए। सौ बात की एक बात यह कि कोरोना संकट शुरू होने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी है। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम चलाई जा रही है, जिसके निशाने पर केंद्र सरकार ही सड़क पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी केंद्र सरकार से ही रोजगार मांग रहे हैं, मानो बेरोजगारी के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। राज्य सरकारों को रोजगार के मुद्दे पर न तो ट्विटर पर घेरा जा रहा है और न ही राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने राज्य सरकारों को घेरने की जहमत उठाई। इसीलिए बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन में भी सबको राजनीति की बू आ रही। रोजगार का संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोजगार पैदा करने की जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है। नौकरियां सिर्फ केंद्र सरकार नहीं देती, केंद्र सरकार से कई गुना ज्यादा पद राज्य सरकारों के पास है। स्वरोजगार यानी अपना कारोबार करने की योजनाएं राज्य सरकारें भी चलाती। इसलिए ईमानदारी का तकाजा तो यही है कि रोजगार पर हिसाब सभी सरकारों से मांगा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। सिर्फ राजनीति हो रही है और वो भी बेरोजगारी के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में नाकाम ही दिख रही है, क्योंकि पिछले एक साल में ऐसा कोई चुनाव दिखा नहीं जिसमें बेरोजगारी के मुद्दे पर वोटरों ने बीजेपी से कोई नाराजगी दिखाई। यूपी के बुलंदशहर से रूह को कंपाकर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक आदमी ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी, जबकि हमले के बाद से उसकी तीसरी लड़की की हालत नाजुक है। बताया गया कि आरोपी को चारों के चरित्र पर शक था। आरोप है कि इसी वजह से उसने बीती रात उन पर हमला कर दिया, जिसका पता इलाके के लोगों को सुबह चला, जिसके बाद आरोपी के मकान के बाहर भीड़ जुट गई। उन लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने मकान में छानबीन शुरू कर दी। साथ ही तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए वहां से अस्पताल भेजा। बर्बादी का यह मंजर देखकर घर की बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अरे मेरी रानी, हमले के बाद आरोपी तो फरार हो गया और अपनी एक बेटी को मौत से जंग लड़ने के लिए वहीं छोड़ गया। और वो फरार है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से परिवार से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई और भरोसा दिया कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसे अपने पत्नी और बेटियों के चरित्र को लेकर के शक था और हम अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है। सौ बात की एक बात यह है कि बुलंदशहर में यह सनकी सिर्फ शक की वजह से हैवान बन गया। रात के अंधेरे में घर की दीवारों के पीछे उसने अपनी बीवी और बेटियों को मार डाला। उन चारों को बचाने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन हम आप जैसे लोग जो इस सनकी के आसपास रहते हैं, वो इस बेरहम हत्यारे को शायद रोक सकते थे। बुलंदशहर के उस इलाके में हर आदमी को मालूम था कि सईद नाम का एक आदमी है जो दिमागी तौर पर बीमार है। उसे शक और वहम ने जकड़ रखा है। बताया जा रहा है कि उसके पागलपन की वजह से ही उसके दोनों बेटे अलग रहने लगे थे। शक्की होने के साथ साथ वो शराबी भी था, जिससे उसकी सनक हिंसक होती गई, ऐसा आरोप है। ऐसे मनोरोगी का समय से इलाज कराना जरूरी होता है, लेकिन तो परिवार के लोग इसे बीमारी मानते हैं और नहीं हम आप जैसे लोग इसे बीमारी मानते हैं। अगर वहम के मारे इस वहशी के बेटों ने ही उसे किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया होता तो शायद ये दिल दहला देने वाली वारदात नहीं होती। म्यांमार में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना और पुलिस ने साम दाम दंड भेद की नीति तो अपना ली, लेकिन अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे प्रदर्शनकारियों के आगे उनका हर वार खाली जाने लगा। वहां लोगों को गोली का डर तो रहा नहीं, लेकिन और सेना के बाकी हथकंडों का मुंहतोड़ जवाब देकर वो नाको चने चबा रहे हैं उसे। जिसका एक छोटा सा नमूना म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में देखने को मिला। वहां सड़क पर डटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों की अंधाधुंध बौछार कर दी। इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। घुटन में लोग इधर उधर दौड़ने लगे। पुलिस को लगा कि प्रदर्शनकारी दुम दबाकर भाग खड़े हुए, लेकिन लोगों ने भी साफ कर दिया कि उन्होंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं और न ही वो सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को यूं ही हाथ से जाने देंगे। कुछ ही देर बाद वो वापस आए और ऐसी तैयारी के साथ आए कि पुलिस भी सिर खुजाने लगी। निहत्थे प्रदर्शनकारियों ने हथियारबंद पुलिस से लोहा लेने के लिए लकड़ी के फट्टों, ड्रमों, बड़े बड़े ढक्कनों को अपनी ढाल बना लिया। उन्होंने सिर पर हेलमेट और मुंह पर खास मास्क लगा लिए और सबसे अनोखी तिकड़म तो उन्होंने ये अपनाई कि पुलिस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने सड़क पर केले के छिलके ही फेंक दिए। पटना में 8 डॉक्टरों को कोरोना हो गया। बिहार के पटना में एनएमसीएच के एक जूनियर डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई।
साथ ही 8 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहा जा रहा है कि जिस डॉक्टर की मौत हुई उसे हाल ही में कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फर्स्ट डोज ले लेने का अर्थ कदापि नहीं होता है कि अब हम कोरोना मुक्त हैं। गुजरात निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत पर बीजेपी ने खुशी जताई और दावा किया कि पार्टी की इस जीत में किसानों के वोटों ने भी अहम भूमिका निभाई। इस विजय का अर्थ है कि ये किसानों का वोट है। हाथरस हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। आरोप है कि गौरव ने छेड़खानी की शिकायत करने पर लड़की के पिता को गोली मार दी थी। कहा जा रहा है कि वो इस वारदात के बाद जिस कार से फरार हुआ उस पर विधायक लिखा हुआ था और विधानसभा का स्टिकर भी लगा था। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पटना में बिहार विधानसभा के बाहर कुछ लेफ्ट के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इन्होंने सरकारी स्कूलों में छात्रों को स्मार्टफोन देने की मांग रखी। साथ ही मजदूरों को मनरेगा में 200 दिन काम देने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला विवादास्पद बयान देकर घिर गए। हरियाणा के कैथल में कृषि सुधारों के विरोध में आयोजित एक कार्यक्रम में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी वहां के मंत्रियों और विधायकों तक की नहीं सुनते। अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में उन्होंने विवादास्पद बयान दे डाला। बोलो ये तो नवा एसपी मेरी तो सुनता नहीं पता कि किस तरह की सरकार है। खुद की सरकार हमारी है। इस बयान को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने मंच से गाली निकालकर अब शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस की जो संस्कृति है उसको दिखाया। महाराष्ट्र के जलगांव में मौजूद एक महिला हॉस्टल में कुछ महिलाओं से बिना कपड़ों के डांस कराने के मामले को बीजेपी ने विधानसभा में उठाया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस केस में जांच के आदेश दे दिए। आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने उन महिलाओं से जबरन ऐसा करवाया था। इंक्वायरी लगाई है और वो इंक्वायरी में क्या होता है इसके अनुसार से आगे की बात करेंगे। बीजेपी ने चेतावनी दी कि इस मामले में अगर 2 दिन में जांच नहीं की गई तो वो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। सरकार अगर गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है तो तत्काल हम मांग करते हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए। पंचायत निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ ही हरिद्वार कुंभ का धूमधाम से आगाज हो गया। कोरोना की वजह से इस बार कुंभ के आयोजन में खास सावधानियां बरती गई हैं, लेकिन कुंभ की पहली पेशवाई में कोरोना की वजह से तैयारी पर कोई असर नहीं दिखा और पंचायत निरंजनी अखाड़े के नागा साधुओं ने पूरी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। पहली पेशवाई के साथ ही हरिद्वार कुंभ का भी आगाज हो गया। पेशवाई का रथ ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का कुंभ अद्भुत होने वाला है। इस दौरान नागा साधुओं की टोली में चांदी की पालकी, रथ और घोड़े भी शामिल दिखे। पेशवाई में शामिल साधु शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। निरंजनी अखाड़े की इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरी ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। सबको मैं दे रहा हूं निमंत्रण, आइए कुंभ में शामिल होइए। हाँ, कोरोना के जो गाइडलाइन पालन करिए। इसी तरह जूना अखाड़े और उसके किन्नर अखाड़े ने भी कुंभ के लिए नगर प्रवेश किया। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में हिस्सा ले रहा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि कोरोना संकट की वजह से इस बार हरिद्वार कुंभ में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन साधु संतों की पेशवाई में आस्था का वही रंग दिखा जिसके लिए कुंभ पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस बार कुंभ का पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा, जिसके लिए साधु संतों के अखाड़े सज चुके हैं। आम लोगों के लिए कुंभ मेला और स्नान इस बार पहले की तरह नहीं होगा। हरिद्वार कुंभ में आने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कुंभ में आने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनका कोरोना का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होगा। इसके लिए उत्तराखंड की सीमाओं पर भी कोरोना जांच करने के लिए कैंप खोल दिए गए हैं। कुंभ में स्नान के दौरान गंगा के घाट पर भीड़ न बढ़े, इसलिए श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए सिर्फ 20 मिनट का समय ही दिया जाएगा। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। न्यूज़ 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि अनुराग कश्यप, विकास बहल और एक्टर तापसी पन्नू से जुड़े मुंबई और पुणे के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी की यह कार्रवाई फैंटम फिल्म्स नाम की कंपनी से जुड़ी है। इस कंपनी में विकास बहल, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मिंटना साझेदार थे, लेकिन विकास बहल पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा मधु मिंटना की कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में भी इस कंपनी का नाम सामने आया था। आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि इन सभी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला है, जिसके बाद आयकर विभाग ने अनुराग कश्यप से पूछताछ भी की।
अनुराग कश्यप के घर पे भी रेड की गई है, साथ ही साथ अनुराग के को फाउंडर फैंटम फिल्म्स के और उनकी एक अदाकारा के घर पे भी आईटी की रेड की गई है। लेकिन छापेमारी की खबर सामने आते ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने इसे बदले की कार्रवाई ठहरा दी। केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास करता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आयकर विभाग के इन छापों में सियासत ढूंढने वालों पर जोरदार निशाना साधा और जांच एजेंसियों के जानकारी के आधार पर काम करने की दलील दी। इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। कनाडा को ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है कि वहां सर्दियों की सौगात मानी जाने वाली बर्फ की सड़कों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब सर्दी का मौसम सिकुड़ने लगा है और उसमें भी जितनी ठंड पड़ती है वो बर्फ की सड़कों को खोलने के लिए काफी नहीं, क्योंकि बर्फ की मोटाई इतनी हो गई है, हो ही नहीं पाती कि वो गाड़ियों के वजन को सह पाए। मौसम की मार का असर कनाडा के क्वेबेक प्रांत में 2 गांवों को आपस में जोड़ने वाली बर्फ की सड़क पर भी पड़ा है। असल में ये एक नदी है जो हर साल सर्दी में जमकर सड़क की शक्ल ले लेती है। जाड़े में इस पर भारी भरकम ट्रक दौड़ा करते हैं, लेकिन इस बार उस हिसाब से बर्फ जमी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि आइस रोड पर इक्का दुक्का कारें ही चलती नजर आईं। ये भी बताया गया कि पहले बर्फ की मोटाई 1 मीटर तक हुआ करती थी, लेकिन इस बार 14 इंच तक खोदते ही सड़क के नीचे पानी नजर आ गया। बीबीसी रेडियो को भारत में बैन करने की मांग उठने लगी। विवाद तब शुरू हुआ जब उसके एक शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए एक कॉलर ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि यह एक लाइव शो था जिसमें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक कॉलर ने किया था। भद्दी भाषा के इस्तेमाल की क्लिप के सोशल मीडिया पर आने के बाद बीबीसी के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। दावा किया जा रहा है कि इस तरह की भाषा भारत के कानून और संविधान के खिलाफ है, इसलिए भारत में बीबीसी नेटवर्क को पूरी तरह बैन करने की मांग सोशल मीडिया पर उठाई जाने लगी। भारत में इससे जुड़े 2 हैशटैग बॉयकॉट बीबीसी और बैन बीबीसी ट्विटर पर ट्रेंड होने शुरू हो गए। विवाद बढ़ने के बाद बीबीसी रेडियो के इस शो को होस्ट करने वाली एंकर ने शो में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए माफी मांग ली, लेकिन बीबीसी रेडियो या बीबीसी एशियन नेटवर्क की तरफ से विवाद पर कोई सफाई नहीं दी गई। राहुल गांधी के इमरजेंसी पर दिए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। इमरजेंसी को बड़ी गलती मानने वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। देखो, ये राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म होगी। जबकि कांग्रेस को 45 साल पुरानी गलती पर कबूलनामे में कुछ भी गलत नहीं दिखता। राहुल गांधी ने इमरजेंसी के लिए माफी मांगी, उस समय जो लोगों को तकलीफ हुई, तो एक कोई गलत बात नहीं की। राहुल गांधी ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में इमरजेंसी से जुड़े सवाल के जवाब में इसे बड़ी गलती माना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में 18 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी रोजाना 3 रैलियां होंगी, यानी वो 2.5 हफ्तों में 50 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान राजनाथ की सबसे ज्यादा 10 दिन बंगाल में रैलियां होंगी। सरोद वादक अमजद अली खान और कपिल देव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। दोनों ने दिल्ली के ओखला में फोर्टिस अस्पताल में यह टीका लगवाया। अहमदाबाद में मास्क नहीं पहनने पर गुजरात सरकार ने जुर्माने के तौर पर अब तक 29 करोड़ रुपए वसूले। महाराष्ट्र सरकार 50 करोड़ पेड़ लगाने की जांच करवाएगी। पेड़ लगाने का यह अभियान पिछली बीजेपी सरकार ने शुरू किया था, लेकिन आरोप है कि 50 करोड़ पेड़ नहीं लगे और इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच सुबह से अहमदाबाद में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मैच सुबह 9:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा। टीम इंडिया अभी इस सीरीज में 2-1 से आगे है। मुंबई में एक बार फिर कोरोना के पैर पसारने के बाद सिद्धिविनायक मंदिर में जुटने वाली भीड़ को कम करने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अलावा सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जहां उन्हें एक QR कोड मिलेगा और उस QR कोड को दिखाकर ही उन्हें मंदिर में एंट्री मिल सकेगी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ भक्त मंदिर के गेट पर अपना QR कोड स्कैन कराते नजर आए। भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए वहां कई कर्मचारी भी तैनात किए गए। ऐसा स्कैन करना, इधर ऊपर, थोड़ा ऊपर पकड़िए और ऊपर।
इतना ही नहीं, मंदिर के बाहर लगी एक स्क्रीन पर भी सिद्धिविनायक के लाइव दर्शन के इंतजाम नजर आए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भक्तों की सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं। मंदिर न्यास की तरफ से ये पूरा प्रबंध किया गया है। सभी लोग QR कोड लेके यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। वहां पहुंचे लोगों ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए इन सख्तियों को जरूरी बताया। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, सिस्टम भी बहुत अच्छा रखा है। मंदिर में जगह जगह तैनात सुरक्षाकर्मी भी लोगों को हर वक्त मास्क पहनकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश देते नजर आए। आर्टिकल 370 पर टिप्पणी के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राहत मिल गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी और याचिका दाखिल करने वाले रजत शर्मा नाम के शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना उस पर अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए लगाया। याचिका में फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी भी नीति पर आपत्ति जताने को देशद्रोह की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। वियतनाम की राजधानी हनोई से सांसें थाम कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां 12वीं मंजिल से नीचे गिर रही 3 साल की एक बच्ची को एक डिलीवरी बॉय ने कैच कर लिया। वो बच्ची खेल खेल में बालकनी पर चढ़ गई और वहां से लटकने लगी, लेकिन अचानक उसकी पकड़ ढीली हुई और वो नीचे गिर गई। लेकिन कोई अनहोनी होती उससे पहले नीचे खड़े डिलीवरी बॉय ने उसे पकड़ लिया। वीडियो में दिखा कि बालकनी से लटकने के बाद भी वो मासूम काफी देर तक एक हाथ से रेलिंग को पकड़े रही। बताया गया कि सामने वाली बिल्डिंग की एक महिला ने बच्ची को बालकनी से लटकता देख लिया, जिसकी चीखें सुनते ही नीचे खड़े डिलीवरी बॉय ने उस मासूम को पकड़ लिया। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को हाईटेक बनाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि इस महीने के आखिर तक इन ट्रेनों को वाईफाई से लैस करने का फैसला हो सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहले चरण में करीब 15 लोकल ट्रेन और कुछ प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा शुरू भी हो सकती है। ऐसा होने से यात्री बिना रुकावट ट्रेन में हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि यह पहल रेलवे की कमाई बढ़ाने की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत यात्रियों को वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए अलग से कुछ पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं। राष्ट्रपति ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में सेना के RR अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना का टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से भी ये वैक्सीन लगवाने की अपील की। कर्नाटक सरकार में मंत्री रमेश जारकिहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर एक महिला का यौन शोषण किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। आतंकियों ने जमीन के अंदर छिपने के लिए यह ठिकाना बनाया था। खबर है कि जसप्रीत बुमराह इस हफ्ते शादी करने वाले हैं और इसी वजह से उन्होंने टीम इंडिया से छुट्टी ली है। हालांकि वो किस लड़की से शादी करेंगे उसका नाम सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में दीवार पर पोस्टर लगाने के झगड़े में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा दिया। बताया गया कि वहां एक दीवार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लिखे थे, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हीं नारों के ऊपर अपनी पार्टी के पोस्टर चिपका दिए। আমাদের কর্মীদের উপর আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে তারা আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की टिकट के लिए आपसी रंजिश को ही झगड़े की वजह बता दिया। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিজেদের মধ্যে রয়েছে, তাই তারা নিজেরা মারপিট করে হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে। এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো যোগসূত্র নেই। महाराष्ट्र के वाशिम में जिला अस्पताल से लिए गए कोरोना सैंपलों पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वहां लिए गए 310 में 110 सैंपल लैब पहुंचने से पहले ही खराब हो गए। अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले सीआरपीएफ के जवान कड़ी तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए सीआरपीएफ के जवानों को आतंकियों से लोहा लेने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके लिए उधमपुर में एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, क्योंकि यात्रा की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सीआरपीएफ पर ही होता है। आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को हर तरह के हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए उस सेंटर में कई तरह के इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ के जवानों को मेंटली और फिजिकल तौर पे पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवानों को यह सिखाया गया कि बड़े और गहरे गड्ढे में आग लगी होने की सूरत में वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, रास्ता ना होने पर रस्सी का इस्तेमाल कैसे करना है। इस बल में आए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्राउड फील होता है यहाँ के।
आतंकियों के खात्मे के लिए ऊंची दीवार को कूदकर जाने की ट्रेनिंग के साथ एक हाथ से राइफल को खोलने के गुर भी सिखाए गए। किसी भी आतंकवादी के जो उनका मकसद है उसको पूरा ना होने दें और उसको मिटा डालें। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को यह भी सिखाया गया कि किसी मकान में अगर आतंकी छिपे हों तो उन्हें कैसे निशाना बनाया जा सकता है। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमलों से निपटने के लिए लगातार खुद को तैयार रखना पड़ता है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऐसी खास ट्रेनिंग और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि तब आतंकियों से निपटने में इस बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि दो तरफा गोलीबारी में श्रद्धालुओं को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में इसी महीने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का इम्तिहान भी इस यात्रा के दौरान हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा होगी। 2 साल पहले आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले की वजह से अमरनाथ यात्रा बीच में रोक दी गई थी और पिछले साल कोरोना संकट की वजह से कोई श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा सका था। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बौखलाए आतंकी अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनसे निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले 1 साल में चीन के हैकरों ने भारत की संस्थाओं को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की है। चीन की तरफ से साइबर हमलों की कोशिश नई नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में चीनी हैकरों ने भारत में अपने साइबर हमले बढ़ा दिए हैं। खासकर गलवान में भारतीय सेना के हाथों करारी मार झेलने के बाद वो चीन की तरफ से हमलों में काफी तेजी आई है। इससे पहले चीन पर भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर साइबर हमला करने का आरोप लगा था। इसी तरह तेलंगाना के बिजली विभाग ने भी चीन की तरफ से साइबर हमला किए जाने का शक जताया है। अधिकारियों के मुताबिक साइबर हमले के जरिए तेलंगाना में बत्ती गुल करने की तैयारी थी। हालांकि साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने चीन की ये कोशिश नाकाम कर दी। चीन के इस साइबर खतरे को देखते हुए सरकार ने भी सभी बड़े संस्थानों और एजेंसियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग उत्तर प्रदेश 2021 में पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बंगाल ने कभी भी अव्यवस्था और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया है। आज सत्ता द्वारा प्रायोजित यानी टीएमसी की सरकार के द्वारा वहां पर प्रायोजित जो अराजकता है, इसको बंगाल की जनता आज पूरी तरीके से इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है और जो अपार समर्थन वहां प्राप्त हो रहा है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव बंगाल के अंदर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि देश का किसान अब भी बीजेपी के साथ है, जबकि कुछ लोग निजी हित साधने के लिए किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके जो लोग हर क्षेत्र में फेल हो चुके थे, फ्लॉप हो चुके थे, इनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन तत्वों के द्वारा इस मामले में गुमराह, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, वे लोग अपना निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा जितना काम हुआ है, तीनों कृषि संबंधी कानून और उससे पहले के जो कार्य हुए हैं, ये सभी परिवर्तन और सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किए हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किए हैं। इराक में अमेरिकी सेना के एक ठिकाने पर रॉकेट हमले से दहशत फैल गई। यह हमला पश्चिमी इराक के ऐन अल असद बेस पर किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें इस फौजी अड्डे के बाहर मौजूद एक गाड़ी लपटों में घिरी नजर आई। हमले में गाड़ी के परखचे उड़ गए और उसके टुकड़े दूर तक बिखरे नजर आए। ऐन अल असद इराक में अमेरिका का बड़ा फौजी ठिकाना है, जहां अमेरिका के साथ उसकी गठबंधन सेनाएं भी तैनात रहती हैं। हालांकि यह हमला किसने किया, इसमें कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। आरएसएस पर दिए अपने बयान पर राहुल गांधी घिर गए। एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आरएसएस पर दिए राहुल गांधी के बयान पर विवाद शुरू हो गया। राहुल ने कहा था कि आरएसएस देश के हर संगठन को कमजोर करने में लगा है। Attacking the bureaucracy, attacking our education system, attacking our exam system. So if you want to join the IAS today, you got to go through an RSS training school. जवाब में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने उन्हें कीचड़ उछालने से बचने की नसीहत दी। उनसे पार्टी संभलती नहीं, इसलिए बाकियों पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा में तीसरे दिन बिजली के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में कई जगहों पर बिजली कटौती हो रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई। अहमदाबाद पुलिस ने आयशा के खुदकुशी मामले में घिरे उसके पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उसे शुक्रवार तक रिमांड पर भेज दिया। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भारी बढ़त रही। मेटल और बैंक सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स 1148 अंक उछलकर 51,445 पर पहुंच गया। साथ ही निफ्टी 327 अंक चढ़कर 15,246 पर बंद हुआ। डेविड वार्नर ने माना कि उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलकर गलती की, क्योंकि वो उस समय चोट से ठीक नहीं हुए थे। वार्नर वनडे सीरीज के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद वो जल्दबाजी में आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में लौट आए, जिसकी वजह से वो अब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया से जुड़े नए दिशा निर्देशों का पालन करवाने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। इसके लिए राज्य सरकारों, डीएम या फिर किसी भी पुलिस कमिश्नर को अधिकार नहीं दिए गए। इससे पहले मणिपुर में इंफाल वेस्ट के डीएम ने एक डिजिटल टॉक शो के होस्ट को नोटिस भेजा था। इसी पर केंद्र ने यह बयान जारी किया। हरियाणा के करनाल से एक दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाते दिखे। बताया गया कि इन लोगों के बीच गली में बाइक खड़ी करने पर झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद कुछ लोग सड़क पर एक लड़के को घेर कर पीटते दिखे। मारपीट से पहले दोनों पक्षों के बीच वहां तनातनी भी हुई। यहीं से बात बिगड़ी और फिर दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद